बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नम्स 2024 के एमडी कैट में पूछे गए फिजिक्स पोर्शन के तमाम एमसीक्यूज़ को और उनके सॉल्यूशंस को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिक्स की हेल्प से, जो कि हमारे लिए टाइम सेविंग साबित हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इन तमाम एमसीक्यूज़ का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हो या फिर इस वीडियो को रेफर कर सकते हो वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है, एट व्हाट एंगल ऑफ द अप्लाइड फोर्स वर्क डन विल बी 50%। तो हमें ये बताना है कि किस एंगल पर जो वर्क डन है वो मैक्सिमम का 50% होगा। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो होता है W=FD cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में जो FD का फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वर्क डन को। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, W=WMax cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में एक जनरलाइज्ड रिलेशनशिप है जिसको आपने याद रखना है, जो कि डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होता है वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 50%, वो आपसे ये भी कह सकता है कि 86% वर्क डन कब होगा, 70% कब होगा, या फिर कोई भी एमसीक्यू आपको इस लिहाज से बना के दे सकता है जिसमें अपने एंगल को डिटरमाइन करना होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन कंडीशन क्या है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम का 50% है। तो मैक्सिमम का 50% होने का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम का हाफ है। तो आप इसको लिख सकते हो W=W maximum/2। अब यहाँ पे अगर हम W की जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें तो बनेगा WMax/2 cos ऑफ थीटा। अब दोनों साइड से जो WMax है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 cos ऑफ थीटा। बिकॉज हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos को जब आप शिफ्ट करोगे तो बनेगा cos इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो ये हमारे पास में अपना राइट ऑप्शन है बीटा, कि 60 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहाँ पे जो वर्क डन है वो मैक्सिमम का 50% हो जाता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि किस एंगल पर जो वर्क डन है वो 86% होता है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस एंगल पर वो 70% होता है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास में है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन इट परफॉर्म्स वर्क ऑफ 64 × 10⁻6 जूल इन 8 सेकेंड्स। अब सुनिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता दी गई हैं, एक है वर्क डन और दूसरा है टाइम। तो हमें पावर करनी है कैलकुलेट। तो हम जानते हैं पावर बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। अब यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू हमारे पास में है 64 × 10⁻6 और टाइम हमारे पास में है 8 सेकेंड्स। तो जब हम 64 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8 × 8 = 64। तो ये आएगा पावर = 8 × 10⁻6 वाट। और प्रीफिक्सेस में हम जानते हैं 10⁻6 बराबर होता है मेगा के। तो हमारा आंसर आएगा 8 मेगावाट, यानी कि चार्ली ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास में है, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये रिलेशन आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसको ड्राइव कैसे करना है चलो वो भी सीख लो। अगर आपको भूल जाए तो इसको ड्राइव कैसे करना है। अब देखो, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर आप इस फॉर्मूले में दोनों साइड पर m से मल्टीप्लाई भी करवा दो और m से डिवाइड भी कर दो तो ये बनेगा m × m, जो है न्यूमरेटर के अंदर वो बन जाएगा m² v² डिवाइडेड बाय बनेगा 2m। और हम जानते हैं m² v² को आप सिंपली mv होल का स्क्वायर लिख सकते हो, और जो mv है ये बराबर होता है मोमेंटम के। तो फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज = 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे जो p हमारे पास में है वो हमारी बॉडी का मोमेंटम है और m उसका मैस है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो ये फॉर्मूला आपने मेमोराइज़ करना है अच्छी तरह से कि काइनेटिक एनर्जी इज = ½ p²/m होता है। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास में है, व्हेन डॉल्फिन लीव्स द वाटर इट हैज़ लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इट्स एनर्जी इज़। पता है, जब डॉल्फिन पानी से बाहर निकलती है तो उसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? देखो स्टूडेंट, जब वो डॉल्फिन पानी से बाहर निकलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसके पास में जो एनर्जी है वो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है कि मैक्सिमम हाइट पर डॉल्फिन के पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। एमसीक्यू नंबर 5 है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज Ug = -gm_me/r। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज़। अब सुन, यहाँ पे ये पूछा कि इस फॉर्मूले के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है। तो ये जनरली एक फैक्ट हमारे पास में है जो कि हमारी बुक में मौजूद है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारे अर्थ की वो बेसिकली अट्रैक्टिव है। तो इसका चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है।
एमसीक्यू नंबर 6 है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज़। तो हमें ये बताना है कि जो जबकि बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है, ज़ीरो होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हमारे पास में हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर दो तरह से चेंज होता है, या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से या फिर डायरेक्शन के चेंज होने से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन की वजह से, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी होती है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वो हमेशा चेंज होती है, तो हम कहेंगे वो वेरिएबल होगी। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ़ यू स्टॉप कार क्विकली बाय वेयरिंग द सीट बेल्ट्स चांसेस ऑफ इंजरी इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज सीट बेल्ट्स अप्लाइड। वो कहते हैं जब हम गाड़ी को क्विकली स्टॉप करते हैं, जब हमने सीट बेल्ट पहना होता है तो वहाँ पे चांसेस ऑफ इंजरी कम हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखो, जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है गाड़ी, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो गाड़ी के साथ मोशन में होती है, इसलिए वो फॉरवर्ड मूव करती है और आगे की तरफ गिरती है। लेकिन अगर हमने सीट बेल्ट पहने तो सीट बेल्ट क्या करेगा, हमारी बॉडी के मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये हमारे टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट के इंक्रीज़ होने से जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम होती है। तो जो सीट बेल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के मोशन के एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास में है, अ बॉल विद मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हिट्स अ वॉल एंड बाउंस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल है जो कि दीवार को हिट करती है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम से और वापस आ जाती है किसी एनर्जी लॉस के बिना। यानी कि यहाँ पे जो कुलैयन होगी बॉल की दीवार के साथ में वो हो जाएगी इलास्टिक कुलैयन। तो कहते हैं द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज़, हमें बताना है कि बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो इसमें देखो, यहाँ पे जब एक बॉल को आप दीवार पे हिट करोगे तो इसके जाने की वेलोसिटी मान लो अगर प्लस वी है तो इसका मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम इसका है वो होगा पी आई इज इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब बॉल वहाँ से वापस बाउंस होगी, बैक आएगी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी रिवर्स हो गई है तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव में। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा, अगर वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं आ रहा तो वो भी सेम होगा इनिशियल के, बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो बनेगा -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम हमारे पास में -5 है और इनिशियल हमारे पास में +5 है, तो बनेगा -5 माइनस +5। तो देखो, जब इसको आप सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा -10 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। नेगेटिव साइन जस्ट आपको ये इंडिकेट करेगा तो कि जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है आफ्टर द कोलिजन। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास में है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स रेंज। तो सिंस यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन की गई है कि जो हाइट है वो रेंज का हाफ है। अगर हम यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला पुट करें, यानी कि vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला पुट करें vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कंप्लीट प्रोसेस को तो इसका आंसर आता है 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो रेंज का हाफ होती है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे तो 45 है ही नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एमसीक्यू में कोई ना कोई मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन में गलती है यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बनना चाहिए वो 45 डिग्री है। बट अगर आपने इसमें इसको मार्कआउट करना है तो कौन सा ऑप्शन है जिसको हम चूज़ करेंगे? अब देखो, यहाँ पे अगर इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो 45 पर हम जानते हैं कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन 45 के करीब जो एंगल होगा वहाँ पर भी रेंज मैक्सिमम होगी। जैसे देखो, 45 के पास अगर एंगल है 30 डिग्री का तो वहाँ पर, और 60 पर जो रेंज है वो मैक्सिमम आती है। लेकिन देखो, 45 से जितना दूर जा रहे हो, जैसे 45 से चले गए 80 पर और 45 से चले गए 10 डिग्री पर, तो 10 भी बहुत पीछे है और 80 भी बहुत दूर है 45 से, तो वहाँ पे रेंज कम होती है। यानी कि 45 के करीब करीब जो भी एंगल्स होंगे वहाँ पे रेंज हमारे पास में मैक्सिमम होगी। तो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि 45 के करीब जो आंसर है वो हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है इस एमसीक्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप 63 डिग्री चूज़ कर सकती हो, क्योंकि ये 45 के ज़्यादा करीब है बाकी तमाम एंगल्स की निस्बत। तो ये इसको आप मार्क कर सकते हो, पर आई होप कि यहाँ पे एमसीक्यू में कोई गड़बड़ हुई है जो कि नम्स में आपको पॉइंट आउट करेंगे वहाँ पे। तो इसको फर्दर वाइजली देख लीजिएगा। तो अगर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो वाइजली आप वो ऑप्शन चूज़ करोगे जो कि 45 के ज़्यादा करीब होगा, जो कि उसके नज़दीक होगा वहाँ पे। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 10 है,
तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर अपने राइट हैंड में हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रिप करें और फिंगर्स को रोटेट करवाएं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हमारा थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पे उसने उसकी स्टेटमेंट ही बोल रखी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रिप करेंगे राइट हैंड में। तो आपका जो अल्फा ऑप्शन है यहाँ पे राइट है, बाकी जो तमाम ऑप्शन हैं वो इसके राइट नहीं बनेंगे। MCQ नंबर 11 है, सारा गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर। इफ़ शी रन्स अराउंड द इंटायर ट्रैक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर, व्हाट इज़ हर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो उसने देखो यहाँ पे उसने बता रखा है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, तो वो 20 मीटर है, लेकिन हमें यहाँ पे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रेडियस कितना बनेगा, डायमीटर का हाफ, तो वो बनेगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर बन जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें उसके टोटल डिस्टेंस की जो उसने कवर किया है, तो वो है 180 मीटर, और हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं अपने फॉर्मूले को कि S इज R थीटा, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा S/R। S की वैल्यू हमारे पास में है 180 मीटर और R हमारे पास में है 10 मीटर। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 18 रेडियंस। तो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 12 है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज़ गिवन बाय। तो जो हमारी मिनट्स वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने की एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक है जिसको आपने जहन में रखना है। और ये ट्रिक हमारे पास में होता है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक के लिए। ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 11/2। यानी कि आपके पास में जितने भी आवर्स होंगे उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करवा दो, और जो भी मिनट्स की वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 11/2 के साथ। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 मिनट का हमें एंगल बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आवर्स की वैल्यू 0 है, तो आप लिखोगे 0 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 11/2, 1 मिनट। अब 0 को जब आप 30 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 0, लेकिन जब 11/2 को 1 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 11/2, और जब हम 11/2 को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5.5, अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 6 डिग्री के बराबर। अब सिर्फ यहाँ पे देखो साथ में एक माइनस आ रहा है, तो ये माइनस को आपने इग्नोर करना है। ये माइनस हम काउंट नहीं करते, सिर्फ हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव में होगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फ़ा, यानी कि 6 डिग्री। अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं रेडियंस में, तो आप 6 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दो π/180 से, तो आंसर आ जाएगा π/30 रेडियंस। MCQ नंबर 13 है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर विद अ लीनियर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे उसने रेडियस बता रखा है, वेलोसिटी बता रखी है और एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में गिवन में आ गया रेडियस जो कि 200 सेंटीमीटर है। अब जरा गौर करो यहाँ पे ना रेडियस जो है वो सेंटीमीटर्स में है और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर से मीटर के अंदर। तो जब आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में जो लीनियर वेलोसिटी उसकी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला अपना वो होता है V = R ओमेगा। ओमेगा निकालने तो फॉर्मूला बनेगा V/R। V की वैल्यू हमारे पास में 20 है और R की वैल्यू हमारे पास में 2 मीटर है। तो 20/2 हमारा आंसर आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड, यानी कि डेल्टा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 14 है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़। तो हमें ये बताना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होता है अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम इसमें याद रखनी है कि जब भी हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो बाय राइट हैंड रूल हमारा जो थंब है वो अपवर्ड पॉइंट करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिया जाएगा पॉजिटिव। और जब भी हमारे पास में क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो बाय राइट हैंड रूल हमारा थंब आएगा डाउनवर्ड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपका बीटा ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा। MCQ नंबर 15 है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज रेशो। अब हमें ये बताना है कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है और गैस एयर में कम होती है, इसकी रेशो का हमें रीज़न बताना है कि वो कम होगी, ज़्यादा होगी या वाटेवर सो। अब सुन देखो यहाँ पे हमारे पास में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना किसी भी मीडियम में, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है V = E/ρ। अब यहाँ पे हमारे पास में जो E है ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, और जो ρ है ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और उनकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है बाकी मीडियम की निस्बत, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत। तो अगर सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है
और डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो सॉलिड्स के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में उससे कम, और सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें यहाँ पे, तो सॉलिड्स के अंदर अगर साउंड की स्पीड ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए जो रेशो है E/ρ ये भी ज़्यादा होगी, और लिक्विड्स में कम है तो उसकी जो रेशो है वो कम आएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा बीटा, यानी कि जो रेशो है E/P की स्क्वायर रूट की सॉलिड्स के अंदर ये ज़्यादा होगी, और जो स्क्वायर रूट ऑफ E/ρ की रेशो है ये कम होगी। तो इसलिए हमारे पास में साउंड की जो स्पीड है सॉलिड्स के अंदर वो ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है, और गैसेस में वो सबसे कम होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है, अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड इट इज़ ऑसिलेटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो 10 किलोग्राम की बॉडी को आपने स्प्रिंग से अटैच कर दिया जो कि ऑसिलेट कर रही है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। इफ़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ 20 सेंटीमीटर, अगर उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 20 सेंटीमीटर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास में है 20 न्यूटन पर मीटर, तो हमें ये बताना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सुन यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, A इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x होता है इन केस ऑफ ऑसिलेशंस। अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, ये होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K/m। अगर ओमेगा स्क्वायर है तो ये बनेगा K/m इंटू एक्स। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करो, तो K की वैल्यू हमारे पास में है 20 न्यूटन पर मीटर, M हमारे पास में है 10, तो आ गया 20/10। अगर हम बात करें x की, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में ले जाना है, तो आप लिखो 20/100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो उसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दो, तो ये सबसे आसान तरीका होता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का। फिर इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 10 का एक ज़ीरो 20 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, और फिर 20 का एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कट गया, तो ऊपर बनेगा 2/2 4, और बटे में बचेगा 10, तो ये बनेगा 400/1000। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, इनकी 20/20 हो गया 400, और 10/100 ये हो जाएगा 1000। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो ये बन गया 4/10। तो 4/10 को जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो सिंपल लॉजिक है कि अगर 4/10 है तो बटे में जो एक ज़ीरो है उसके लिए आप एक पॉइंट लगा दोगे ऊपर वहाँ पे। अगर नीचे 2 ज़ीरो होते डिनोमिनेटर में तो आप उसके बाद लगाते 0.04 समथिंग, तो आपका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो बनेगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 17 है, अ नॉर्मल पर्सन कैन हेयर साउंड वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक नॉर्मल पर्सन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है सुनने की वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो हमें बताना है कि उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। अब सुन आप ये बात जानते हो कि जब भी आपने मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि उसका इन्वर्स लिंक होता है। और वेवलेंथ निकालने के लिए फ्रॉम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज है, और हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। तो स्टूडेंट नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारे पास में जो साउंड की स्पीड होती है वो हम कंसीडर करते हैं 340 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ पे साउंड की स्पीड को 340 मीटर पर सेकंड कंसीडर करें और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो है 20 हर्ट्ज, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब हम यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम निकालें तो फॉर्मूला बनेगा v/f। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 340 हमारे पास में आ गया स्पीड, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 20 हर्ट्ज। तो ये 0 से 0 कट गया तो बनेगा 34/2 बन जाएगा, और जब आप 34 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 17 मीटर, यानी कि हमारा अल्फ़ा ऑप्शन जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास में है, NaCl डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू। NaCl पानी में हल क्यों हो जाता है। तो उसने देखो यहाँ पे उसने बता रखे हैं ऑप्शन हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी के, और क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ केमिस्ट्री के सेंस में, तो यहाँ पे कंफ्यूज तो हो ही जाओगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यार ये तो कोई फॉर्मूले में गलत लग रहा है, या फिर ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में सोलोबिलिटी का रिलेटिव परमिटिविटी से भी लिंक होता है, जो कि हायर लेवल पे आप पढ़ोगे जा करके वहाँ पे। अब यहाँ पे ना इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको वाइजली आप चूज़ करो। अब देखो सबसे पहले उसने बता रखा है एप्सिलॉन आर कैन बी जीरो, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। ये बात सबसे पहले आपने याद करनी है कि एप्सिलॉन आर कैन नेवर बी जीरो, और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए। तो NaCl हमारे पास में मेटल तो है नहीं, ना तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो सकता है ना ही डी ठीक हो सकता है, या तो अल्फ़ा ठीक होगा या बीटा ठीक होगा। अब यहाँ पर देखो जो एप्सिलॉन आर है ना इसकी वैल्यू सबसे कम होती है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, या फिर मीका शीट्स के लिए, तो वो बहुत ही लो वैल्यू इनकी होती है। तो हमारा अल्फ़ा भी ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो NaCl पानी में हल होता है क्योंकि पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है। तो NaCl पानी में इसलिए हल हो जाता है क्योंकि पानी का जो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके 80 टाइम्स। तो
तो हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और इसको हल कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 19 है, अ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इज़। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए ना वो इन्फानाइट होता है। अब देखो कैसे, हमें पास इक्वेशन होती है चार्जिंग की, Q इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। अगर यहाँ पे आप बात करो टी की तो वो टाइम कांस्टेंट है। अगर आप टाइम कांस्टेंट को पुट करो यहाँ पे इन्फिनिटी, तो आपके पास में जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट। यानी कि अगर हम इन्फानाइट टाइम की बात करें देन हमारे पास में जो कैपेसिटर वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, 100% चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि वो 1 2 4 टाइम कांस्टेंट के बाद में चार्ज अप नहीं होता, वो इन्फानाइट टाइम के बाद फुल्ली चार्ज होता है। एमसीक्यू नंबर 20 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज़ इक्वल टू। तो हमें ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 2 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसके ऑप्शन देखो ज़रा। हमसे बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ऑप्शन उसने दे रखे हैं कूलम्स में, यानी कि इसमें मिस्टेक है यहाँ पे। ये एमसीक्यू नंबर आप चेक कर लीजिएगा पेपर में भी आपके। तो इस एमसीक्यू में ऑप्शनल मिस्टेक है, ना तो इसका यहाँ पे कोई राइट ऑप्शन अवेलेबल है और ना ही यहाँ पर इसके जो यूनिट्स हैं वो ठीक हैं। अब ऐसे इसको सॉल्व आप कैसे करोगे तो वो देख लेते हैं। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन ठीक कर लो, आपका आंसर ठीक यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, वैसे यहाँ पे जो गिवन डाटा पहले वो लिख लो यार। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप लिखो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब यहाँ पे मैं इसको 100 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक पावर फैक्टर और भी आएगा। तो जब आपके पास में एक से ज़्यादा पावर फैक्टर्स हों तो वहाँ पे आप इसको 10 की पावर में लिखो, थोड़ा आसान रहता है। तो ये बनेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। चार्ज हमारे पास में है 2 माइक्रोकूलम, आप इसको लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमारे पास में होती है 9 इंटू 10 टू द पावर +9, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और आर की वैल्यू हमारे पास में वो है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 और होल का आ गया स्क्वायर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स हैं, 9 को आप करवाओ 2 से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 18, 10 टू द पावर +9 में से -6 के तो बनेगा 10 टू द पावर +3। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास में 18 इंटू 10 टू द पावर +3। डिनोमिनेटर में देखो जब 10 का आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा 100 और 10 की पावर -2 का जब आप स्क्वायर लोगे तो बनेगा 10 टू द पावर -4। अब देखो डिनोमिनेटर में जो 10 टू द पावर -4 है और 100 के 2 जीरो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर -2, क्योंकि 100 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर +2 और 10 टू द पावर -4। इसको हल करो तो बनेगा 10 टू द पावर -2। जब 10 टू द पावर -2 को आप लेके आओगे ऊपर तो बनेगा 10 टू द पावर 3 + 2 यानी कि 10 टू द पावर 5। तो आंसर आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 5, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है जो कि गिवन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो फर्दर। तो आपके ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इस एमसीक्यू में जो है वो ऑप्शनल मिस्टेक है। एमसीक्यू नंबर 21 है, तो यहाँ पर इसमें दो चार्जेस दिखा रखे हैं, एक है +4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम का, और पूछते हैं कि मिड पॉइंट पी पर क्या होगा। अब सुनिए यहाँ पे ना, ये देखो दोनों चार्जेस अपोजिट हैं। तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, यानी कि या तो आपका अल्फा ऑप्शन ठीक हो सकता है या फिर चार्ली ऑप्शन। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल होगा नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास में जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें दो अपोजिट चार्जेस की, तो उनकी मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन ज़ीरो होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा 0 होता है। अगर आप बात करो दो सेम चार्जेस की, तो उनके मिड पॉइंट पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा 0 रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो नॉन ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहता है वहाँ पे। तो हमारे पास में जो अपना राइट ऑप्शन होगा इस केस में वो बनेगा अल्फ़ा। एमसीक्यू नंबर 22 है, अ प्रोसेस इन विच ऑल द हीट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉन एज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सारी हीट एनर्जी आप उसको दो और उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दें, उसको क्या कहते हैं। अब सुन देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में होता है डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यानी कि आप जो भी हीट उसको सप्लाई करोगे वो दो काम करेगी, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और साथ में वर्क डन करेगी। अगर सारी हीट एनर्जी यूज़ हो रही है इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, मतलब वहाँ पे वर्क डन 0 हो रहा है। और वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है P डेल्टा V, यानी कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। और वॉल्यूम में चेंज कौन से प्रोसेस में नहीं आता, तो वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट रहता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होता है, जिसकी वजह से वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन P डेल्टा V। अगर हम यहाँ पे डेल्टा W को 0 कर दें तो बनेगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U,
यानी कि हमारी सारी हीट कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के अंदर, और ये प्रोसेस कौन सा बनेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 23 है, द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर इज। जब एसी कैपेसिटर में से फ्लो करता है तो फेज डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यू है ना बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, एसी करंट वाले चैप्टर से। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटर के फेज़ की, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के फेज़ की, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि जब हमारे पास में करंट मैक्सिमम पर होता है तो वोल्टेज मिनिमम होता है, और जब हमारे पास में वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम हो जाता है। यानी कि इन दोनों का अगर आप फेज़ डिफरेंस निकालोगे तो वो होता है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो करंट है कैपेसिटर में वो 90 डिग्री आगे चल रहा होता है, और वोल्टेज उसका 90 डिग्री पर लैग कर रहा होता है। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर जो फेज़ डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ये होता है 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब इसमें ये बात भी याद रखिएगा कि कैपेसिटर में और इंडक्टर में दोनों का फेज़ हमेशा π/2 ही होता है, लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री और वोल्टेज लैग करता है बाय 90 डिग्री, और इंडक्टर में उलट होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। तो इसको एज ए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखिएगा, और ये अपनी बुक में से भी देख लीजिएगा। ये टॉपिक डायरेक्टली सिलेबस में हमारे जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये एसी वाले चैप्टर में से इंक्लूड है, तो वहाँ से इसको पिक किया गया है। तो इसको भी आपने एक बार देख लेना अच्छी तरह से। एमसीक्यू नंबर 24 है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इज़। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी एनर्जी को गेन करेगा। तो उसमें देखो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ई एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। क्यू हमारे पास में 1 कूलम है, डेल्टा वी हमारे पास में 5 वोल्ट है, तो 5 × 1 ये आएगा 5 जाउल के बराबर। तो आपका सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 25 है, विच ग्राफ एक्सप्लेन्स नॉन ओमिक मटीरियल हुज रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे आप लॉजिक यूज़ करो गाइस कि ओमिक का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन ओमिक का जो ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। तो आपका सी और डी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो आपका ए होगा या फिर बी होगा। अब देखो रेजिस्टेंस का करंट से क्या लिंक होता है कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है तो करंट क्या करता है, इंक्रीज़, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो करंट क्या करता है, डिक्रीज़। अब यहाँ पर आप देखो ए के अंदर कि यहाँ पे हमारा करंट पहले तो इंक्रीज़ कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ करना शुरू हो गया है और कांस्टेंट हो गया है। लेकिन बी में देखो करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ ही करता जा रहा है, स्लोप हमारी ऊपर को जा रही है ग्राफ। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज़ हो रही है और करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब इसको वैसे सॉल्व कैसे करोगे लॉजिकली, तो इसका ना आई वी ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ द आई वी ग्राफ जो है वो बराबर होती है आई डिवाइडेड बाई वी के, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो मेरा जो बी वाला ग्राफ है उसमें देखो स्लोप आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अगर तो स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर रही है, और ए के अंदर स्लोप हो रही है डिक्रीज़, तो रेजिस्टेंस उसकी हो रही है इंक्रीज़। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और अपना लॉजिक भी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी, ज़ाहिर बात है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 26 है, इसमें इसने एक डायग्राम दिखा रखी है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और कहता है कि पॉइंट्स ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब सुन यहाँ पे ना सबसे पहले आप देखो इन दो रेजिस्टेंस को सॉल्व करो यहाँ पे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं यहाँ पे पैरेलल के अंदर, और अगर पैरेलल के अंदर सेम रेजिस्टेंस जुड़े हों तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R/N। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो और उनकी जो तादाद उस पर डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं और 1 ओहम का एक रजिस्टर है, तो आप लिखोगे 1/2, तो इसका आंसर आएगा 0.5 ओहम। यानी कि जो जिनको बॉक्स किया हुआ इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 0.5 ओहम। अगर इसको हम रीड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस आ गई 0.5 ओहम, और जो 1 ओहम का रजिस्टर वो वैसे का वैसा। अब ये वाला 1 ओहम का और 0.5 ओहम का जो रजिस्टर है, अब ये दोनों अगेन पैरेलल में जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास में 2 रजिस्टर्स हों जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है और वो पैरेलल के अंदर है, तो इनका एक शॉर्टकट होता है प्रोडक्ट ओवर सम। फॉर 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। अब देखो एक रजिस्टर 1 ओहम का और दूसरा है 0.5 का, तो आप लिखो 1 × 0.5 और सम करो तो बनेगा 1 + 0.5। तो 1 को जब 0.5 से करवाओ मल्टीप्लाई तो बनेगा 0.5, और 1 प्लस किया 0.5 तो आ गया 1.5। तो 0.5 और 1.5। अब देखो 0.5 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1.5 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करो तो बनेगा 5/15, और इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 1/3 ओहम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है बनेगा बीटा। एमसीक्यू नंबर 27 है, 4 फैंस ऑफ 100 वाट ईच
2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच वर्क्स फॉर 2 आवर्स डेली, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 4 फ़ैन हैं 100 वाट के, 2 बल्ब हैं 100 वाट के जो कि डेली 2 घंटे चलते हैं, और वो 30 डेज़ में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो उसमें इसके लिए ना सबसे पहले आप निकालोगे टोटल पावर, तो वो बनेगी हमारे पास में पावर ऑफ द 4 फैंस प्लस पावर ऑफ 2 बल्ब्स। तो 4 फ़ैन है जिसकी पावर 100 वाट, तो बनेगा 4 × 100, और 2 बल्ब हैं तो बनेगा 2 × 100। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 400 + 200 यानी कि 600 वाट, और वो डेली हमारे पास में चलते हैं 2 घंटे के लिए। तो पूरे महीने में कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, तो 30 डेज में तो आप लिखोगे 2 × 30, तो टोटल टाइम ऑफ यूज़ इन 1 मंथ ये बन जाएगा 60 आवर्स का। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी को कैसे निकालोगे, तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट आपके पास में कि एनर्जी इन किलोवाट आवर ये बराबर होती है पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो पावर हमारे पास में कितनी है वाट्स के अंदर, तो वो है 600 वाट। टाइम ऑफ यूज़ कितना है हमारे पास में 60 डेज़। तो जब आप 600 × 60 और 1000 को सॉल्व करोगे तो 3 0 से 3 0 कट गए, और ये बनेगा 6 × 6 यानी कि 36 किलोवाट आवर, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो हमारे ऑप्शन में तो कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे भी ऑप्शनल मिस्टेक है इस ऑप्शन के अंदर या इस MCQ के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन अगर नहीं है तो आप इसमें मैक्सिमम आंसर चूज़ कर लो, क्योंकि हमारा आंसर 36 किलोवाट आवर आ रहा है जो कि मैक्सिमम है। तो आप इसमें डी को चूज़ करके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपका ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है यहाँ पे, इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है अवेलेबल। तो 36 किलोवाट आवर हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 28 हमारे पास में है, द वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ़ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी। तो हमें बताने कि इस वायर पर कितनी फोर्स लगेगी अगर आपने इसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। यहाँ पे थीटा हमारे पास में 90 डिग्री है तो sin 91 के बराबर आ जाएगा। बाकी इसमें वैल्यूज़ को पुट करो तो बनेगा F = I की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पेयर करंट की। लेंथ हमारे पास में है 100 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 100/100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है 0.5 टेस्ला, तो 0.5 को अगर आप पॉइंट ख़त्म करो तो बनेगा 5/10, और sin 90 आ जाएगा यहाँ पे साथ में। अब देखो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 5 न्यूटन। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि sin 90 तो 1 आ गया यहाँ पे। MCQ नंबर 29 है, द सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर। वो कौन से सब्सटेंसेस है जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है बेसिकली। अब सुन, यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो इसमें हमारे पास में 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। अगर हम बात करें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो ये बेसिकली होता है कंडक्टर्स का, क्योंकि कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की या फिर सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स का जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होता है नेगेटिव, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स का जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ये ना तो टेम्परेचर के बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही कम करने से। तो ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हमारा इनका जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होता है। तो इंसुलेटर्स के लिए ज़ीरो, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा सेमीकंडक्टर, यानी कि चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 30 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज 2 टाइम्स देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल कर दो तो एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा वहाँ पे। अब सुन देखो, आपने टॉपिक पढ़ा होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 1/2 ε0 ε r E² × ED। ये फाइनल उसका रिजल्ट आता है जो आपके पास में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से देखो एनर्जी का E के स्क्वायर से डायरेक्ट लिंक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल करने से जो एनर्जी है वो 4 टाइम यानी कि 2 का स्क्वायर टाइम इंक्रीज़ करेगी, तो ये बन जाएगी क्वाड्रपल। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो जो एनर्जी है वो 4 टाइम बढ़ेगी, तो 4 टाइम को क्वाड्रपल कहते हैं, तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस ऑप्शन पर जो है वो कहते हैं मैक्सिमम होगी। अब वैसे तो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे तो 45 का ऑप्शन नहीं, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो हम जानते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है R = VI² sin 2 थीटा / G।
अब देखो यहाँ पे जो रेंज है उसका एंगल के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास में साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो +1 होती है हमेशा। तो जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर होगा तो रेंज हमारे पास में मैक्सिमम होगी। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो साइन 2 थीटा से जब आप थीटा निकालोगे तो 45 आंसर आ जाएगा। तो 45 डिग्री या फिर साइन 2 थीटा जब 1 के बराबर होता है तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम होती है। तो बीटा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 32 है, हाउ मेनी डिग्रीज आर इन टू पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियंस। हमें ये बताना है कि 2 पाई ओवर 5 रेडियंस में कितने डिग्री होते हैं। तो इसको सॉल्व करना बड़ा एक आसान सा मेथड बताता हूँ। चलो, जैसे देखो हमारे पास में हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियंस या फिर 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियंस जो है वो बराबर होता है 360 डिग्री के। हमारे ऑप्शन में पूछ रहे हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हमें 2 पाई के डिनोमिनेटर में 5 चाहिए। तो अब दोनों तरफ 5 से कर दो डिवाइड, तो बनेगा 2 पाई ओवर 5 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 5। अब देखो जब आप 360 डिग्री को 5 पे करोगे डिवाइड तो इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियंस जो है वो 72 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से आप रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हो, डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आई थिंक सबसे आसान मेथड है जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। एमसीक्यू नंबर 33 है, अ ट्रांसफार्मर यूज्ड अ 220 वोल्ट लाइन डिलीवर्स 22 एम्पेयर एट 1800 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट की लाइन को यूज़ करता है और हमें आउटपुट में कितना दे रहा है 22 एम्पेयर का करंट और 1800 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो हमें ये बताना कितना करंट वहाँ से वो ड्रॉ करेगा, यानी प्राइमरी करंट बताना है और उसकी एफिशिएंसी 100% है। अब सुन देखो यहाँ पे हमारे पास में जो डाटा गिवन है वो हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट है, जो वो डिलीवर कर रहा है करंट और वोल्टेज। तो जो डिलीवर होगा वो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी करंट है 22 एम्पेयर का और सेकेंडरी वोल्टेज है 1800 वोल्ट्स का, और हमें बताना है कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, इनके प्राइमरी करंट बताना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन केस ऑफ द 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर जो इनपुट पावर है वो हमेशा आउटपुट पावर के बराबर होती है, यानी कि पावर कांस्टेंट रहती है, जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू IV। तो यहाँ से आप देखो तो करंट का वोल्टेज से इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप एक इन्वर्स रेशियो जनरेट कर सकते हो कि द रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट टू द सेकेंडरी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी का और सेकेंडरी का जो रेशियो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होता है, करंट और वोल्टेज का, सॉरी। अब यहाँ पे इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो फॉर्मूला आपके वैसे बन जाएगा, IP हमें निकालें तो बनेगा VS ओवर VP इंटू IS। अगर इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर लो तो ये बनेगा VS हमारे पास में आ जाएगा 1800 और VP हमारे पास में है 220 वोल्ट और IS हमारे पास में है 22 एम्पेयर। अब देखो यहाँ पे 220 का एक ज़ीरो 1800 के एक ज़ीरो से कट जाएगा और 22 से 22 कट जाएगा, तो आपके पास में आंसर बचेगा 180 एम्पेयर। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 34 हमारे पास में है, फॉर रेक्टिफिकेशन ट्रांसफार्मर्स यूज्ड इज़। तो रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की दो ही टाइप्स होती हैं, या तो स्टेप अप होता है या फिर स्टेप डाउन होता है। तो अल्फा और बीटा तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ तो सी ऑप्शन ठीक है या फिर डी ऑप्शन ठीक है। अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन की तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि काम करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे रेक्टिफिकेशन के अंदर। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है, इसको एज अ इन्फॉर्मेशन अपने जहन में रखना है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देगा। एमसीक्यू नंबर 35 है कि इसने एक रिएक्शन में यहाँ पे दे रखा है कि फ्लोरीन कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन में, तो हमें ये बताना है कि एक्स और वाई क्या चीज़ होगी यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे अगर हम देखें ना कि फ्लोरीन जब ऑक्सीजन में चेंज होती है तो इसका देखो मैस नंबर 18 दोनों साइड पे सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 9 से 8 तक जा रही है, वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो और मैस नंबर सेम रहे उसको हम कहते हैं बीटा डिके। अब बीटा डिके दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव बीटा डिके और दूसरा होता है नेगेटिव बीटा डिके। तो नेगेटिव बीटा डिके पहले देखते हैं क्या होता है। तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, जिनके जब हमारे न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसको नेगेटिव बीटा डिके का नाम दिया जाता है। यानी कि जब हमारा जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसको नेगेटिव बीटा डिके कहते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इसकी नतीजे में एक वहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल, और जो न्यूट्रिनो है ये जो न्यू प्राइम है इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब सिंस यहाँ पे देखो ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट क्यों होगा कि देखो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहे तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का और न्यूट्रॉन पे होता है नेगेटिव जीरो चार्ज होता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पार्टिकल का एमिट होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसके अगर आप लिखो जनरल एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है
तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जनरल एक्सप्रेशन बनेगी एक्स का ए जेड जो है वो जो वाई में कन्वर्ट होगा तो बनेगा ए तो सेम रहेगा यानी मैस नंबर, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो प्रोटॉन पहले से बढ़ गए हैं, तो जेड में 1 की एडिशन हो रहेगी और साथ में निकलेगा बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो पॉजिटिव बिल्कुल इसका उलट होता है। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो जब हमारे पास में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये रिएक्शन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव का और न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल का एमिशन ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। और जब पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है तो उसके साथ एक बनता है न्यूट्रिनो जिसको न्यू लिखा जाता है सिंपली। तो ये हमारा अगर इसका लिखिए जनरल एक्सप्रेशन, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है यहाँ पे वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के डिक्रीज़ होने से जो एटॉमिक नंबर है वो 1 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है ना वो बनेगी एक्स, जब ये वाई में कन्वर्ट होगा तो ए तो सेम रहेगा लेकिन जेड में एक कमी हो जाएगी, तो हमारे साथ पास बनेगा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। अब देखो अपने रिएक्शन को, तो जब फ्लोरीन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो ए तो सेम रहेगा इनका, तो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 9 से 8 हो रहा है, यानी कि एक कम हो रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर एक कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा और इसके साथ बनेगा हमारे पास में न्यूट्रिनो, तो आपको जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। एमसी नंबर 36 है 1 रैम इज़ इक्वल टू, एक रैम किसके बराबर होता है। अब सुन यहाँ पे ना हमने ये जो रैम है बेसिकली यूनिट होता है इक्विवेलेंट एब्जॉर्ब्ड डोज का, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, इक्विवेलेंट एब्जॉर्ब्ड डोज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज एंड आरबी फैक्टर। अब यहाँ पे ना इसके यूनिट्स की हम बात करें तो डोज का जो ऐसे यूनिट है वो होता है ग्रे और आरबी वैसे का वैसा, तो 1 ग्रे टाइम्स आरबी फैक्टर ये होता है 1 सीवट के बराबर। और इसका एक ओल्ड यूनिट है जिसको रैम कहते हैं, जो 1 सीवट है ये बराबर होता है 100 रैम के, तो यहाँ से एक रैम आएगा 0.01 सीवट के। अब सिर्फ देखो हमने से पूछा गया कि 1 रैम किसके बराबर है, तो मेरा 0.01 सीवट का ऑप्शन तो कहीं पे अवेलेबल है नहीं। अब इसको देखो अगर आप बात करो 1 रैम की तो ये बराबर है 0.01 सीवट के, तो यहाँ पे आप 1 सीवट की वैल्यू पुट करो तो 1 सीवट किसके बराबर है 1 ग्रे टाइम्स आरबी फैक्टर, तो हमारा 1 रैम आएगा 0.01 और 1 सीवट है 1 ग्रे इंटू आरबी फैक्टर, तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो बनेगा आई थिंक सो बीटा। तो बीटा हमारा जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा 0.01 ग्रे टाइम्स आर बी ई फैक्टर। तो इसकी भी ऑप्शन है ये देखो थोड़ी सी गड़बड़ है, जो आपको टेस्ट में दिया गया था वहाँ पे आर बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर बी ई फैक्टर है बेसिकली, तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। एमसी नंबर 37 है 1 आर ए डी इज़ इक्वल टू। अब सुनिए यहाँ पे जो आर ए डी है ना ये हमारे पास में यूनिट होता है डोज का या फिर एब्जॉर्ब्ड डोज का, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड डोज। अगर इसके बात करें यूनिट्स की तो इसका जो ऐसे यूनिट है वो होता है ग्रे, जो कि बराबर होता है जाउल पर किलोग्राम, और इसका एक ओल्ड यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं आर ए डी, यानी कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड डोज रेट जिसको भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास में जो 1 ग्रे है वो बराबर होता है 100 आर ए डी के, और 1 आर ए डी जो है वो बराबर होता है 0.01 ग्रे के। अब यहाँ पे 0.01 ग्रे का तो कोई ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है नहीं यहाँ पर, तो ग्रे की वैल्यू होती है जाउल पर किलोग्राम, तो ये 1 आर ए डी बराबर बनेगा 0.01 जाउल पर किलोग्राम, तो आपका जो अल्फा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमसी नंबर 38 है, अब ये एमसी नंबर स्टूडेंट सेम एज इट इज़ यही वर्ड्स हैं आपके, और ये रिपीट हुआ था 2022 में यूएचएस के एग्ज़ाम में, बस वैल्यूज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे 60 है वहाँ पर 80 था, यहाँ पे 200 है वहाँ पे 400 था, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें यहाँ पे। अब इसमें देख कहते हैं कि 60 किलो का एक बंदा है, उसकी जो इक्विवेलेंट डोज है वो 200 रैम के बराबर है और उसका आरबी फैक्टर जो है वो 10 है, तो हमें बताइए वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो डाटा हमारे पास में गिवन है यहाँ पे सारे का सारा, तो डाटा में आरबी फैक्टर 10 के बराबर है, मैस उसका 60 किलोग्राम है, इक्विवेलेंट डोज उसकी 200 रैम है, और हम जानते हैं इक्विवेलेंट डोज का ऐसा यूनिट होता है सीवट, और 1 सीवट बराबर होता है 100 रैम के, तो जो 200 रैम है वो बराबर हो जाएगा 2 सीवट के। अब यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज का ये होता है डोज टाइम्स आरबी फैक्टर, और डोज की वैल्यू होती है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मैस इनके ई ओवर एम। तो अगर आप यहाँ से ई का फॉर्मूला बनाओ तो मैस जो हो वो डी इक्विवेलेंट डोज से हो जाएगा मल्टीप्लाई और आरबी फैक्टर हो जाएगा डिवाइड, तो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डोज मल्टीप्लाई बाय मैस डिवाइडेड बाय आरबी फैक्टर। वैल्यूज़ को पुट कर लो, इक्विवेलेंट डोज हमारे पास में 2 के इक्वल है, मैस 60 है और आरबी फैक्टर 10 है, तो 0 से 0 कट गया और 6 2 12 आ जाएगा, तो आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एमसी नंबर 49 है सोमैटिक इफेक्ट्स कॉजेज़, यानी कि कौन सा जो इफेक्ट है वो सोमैटिक होता है। तो इसमें हमारे पास में ना बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में 2 तरह के इफेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, सोमैटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट्स। अगर हम बात करें सोमैटिक इफेक्ट्स की तो ये हमारे पास में लो रेडिएशन की वजह से होते हैं,
और इसको हम इजीली क्योर कर सकते हैं अगर जो डोज है वो स्मॉल है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास में जो गिवन है बुक के अंदर वो होती हैं डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, लॉस ऑफ हेयर्स, अल्सरनेशन, स्टिफनिंग ऑफ द लंग्स एंड ड्रॉप इन द वाइट ब्लड सेल्स। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में सोमैटिक इफेक्ट्स के, यानी कि जो टेम्प्रेरी होते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक इफेक्ट्स की, तो ये हमारे पास में टेम्प्रेरी नहीं होती है, परमानेंट होते हैं, जो कि हमारी जीन्स की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं और म्यूटेशन की वजह बनते हैं, और ये इनक्योरेबल होते हैं और ये कई जनरेशन तक पास करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास में होते हैं कैंसर, सिंड्रोम्स, एनीमिया, ल्यूकेमिया, आई कैटरेक्ट्स, एबनॉर्मलिटीज इन द फ्यूचर जनरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अपने ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे जीन डिफॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स डिफॉर्मेशन और आई बर्न्स, जिसको हम आई कैटरेक्ट्स भी कहते हैं, तो ये सारे हमारे पास में जेनेटिक इफेक्ट्स हैं। लेकिन जो स्किन बर्न है ये हमारे पास में सोमैटिक इफेक्ट, तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से देख लेनी है ताकि अगर कोई एमसीक्यू बने फर्दर यहाँ से तो इसको कवर अप कर सको। अब हमारे पास में लास्ट एमसीक्यू है इस आज की डिस्कशन का, वो है ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोज इन 1 ईयर। एक नॉर्मल पर्सन है वो एक साल में कितनी रेडिएशंस को, इनके बैकग्राउंड रेडिएशंस को एक्सपीरियंस करता है, हमें ये बताना है। तो ये बेसिकली हमारी बुक लाइन्स हैं और हमारी बुक लाइन्स के अकॉर्डिंग जो पंजाब बुक बोर्ड की जो बुक है उन लाइन्स के अकॉर्डिंग इसकी जो डोज़ है वो होती है 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर, यानी एक साल में 2 मिलीसीवर्ट ईयर जो डोज़ है वो एक्सपीरियंस करता है बैकग्राउंड रेडिएशंस का हर पर्सन। बट यहाँ पे देखो तो 2 मिलीसीवर्ट का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी कोई ना कोई आप कह सकते हो कि मिस्टेक है। तो हम 2 मिलीसीवर्ट के आसपास का जो आंसर है वो चूज़ कर लेंगे, यानी कि 1 मिलीसीवर्ट। तो ए ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी आज की सारी डिस्कशन। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो या फिर किसी एमसीक्यू में कोई मिस्टेक नज़र आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाईलाइट करिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।